Okay, so today we are going to solve paper 1 of October November 2020. Paper 1 of variant 2, 4024, paper 1 variant 2. The time for this paper is 2 hours. Total marks for this paper is 80 marks. ठीक है ना? Calculator must not be used in this paper. Calculators are not allowed in this paper. So let's just start this paper. Evaluate, when it says evaluate and the question is of 1 marks, तो मेक श्योर कि आप इसको मतलब कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन में या डायरेक्ट आंसर ना लिखें इसका. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू शो द वर्किंग. तो यहाँ पर देखो एवेल्युएट में सबसे पहले मैं 5 और 3 का एलसीएम लूंगा. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3? द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15. ठीक है ना? तो देखो मैं इधर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर आता हूँ तो 15 आता है. तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा, इट बिकम्स 12. 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इट इज 15. तो बेटा 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इट बिकम्स 10. तो देखो मैंने 4 की जगह 12 और 2 की जगह 10 लिख दिया. 12 minus 10 is 2 over here, and the final answer is 2 over 15. That is going to be your evaluation and the final answer. ठीक है? Moving on to the next part, it says 2.7 multiplied by 0.2 evaluate. तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन डेसिमल में है. आप कैसे भी इसको evaluate करो, but make sure that your answer should be in decimal, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है. तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर 2.7 को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा. दैट्स हाउ आई डू इट, कि इसको पहले डेसिमल में डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 27/10 हो जाएगा और ये 2/10 हो जाएगा. 0.2 को मैंने लिख दिया 2/10. सही ना? अब देखो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स ऑब्वियसली 54. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100. तो देखो अब वापस को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा. नीचे 100 लिखा हुआ है, तो डेसिमल अगर नीचे से जितने जीरोस अगर हम हटाते जाएंगे तो बेटा उतना डेसिमल हमारे पास पीछे जाता जाएगा. नीचे 2 जीरोस हटाएंगे तो डेसिमल देखो हमारे पास पीछे जाएगा, इट बिकम 0.54. तो 0.54 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Find a fraction that lies between which lies exactly halfway between 3/5 and 5/7. तो देखो हमें हाफ वे निकालना है बिल्कुल इनका. इफ यू आंसर इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हाफ वे का मतलब होता है बिल्कुल मिड. तो हम क्या करते हैं, मिड निकालने के लिए हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे सबसे पहले और डिवाइड बाय 2 कर देंगे फिर. यानी हम सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे. 3/5 प्लस 5/7 पहले ऐड करेंगे. व्हाट इज आंसर? 7 और 5 का एलसीएम 35 हो गया. तो देखो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं 35 आता है. 3 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 21 आ जाएगा. 7 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 35 आएगा. 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे you will get 25. अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 21 प्लस 25, इट इज गोइंग टू बी 46/35. अब देखो अगर मैं इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करता हूँ, ये देखो 46/35 को डिवाइड बाय 2 करता हूँ, और आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि 46/35 को डिवाइड बाय 2 कर दो. दोनों बातें एक ही है ना, बोला सेम थिंग. डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं. तो देखो मैंने यहां पर 46/35 को जब डिवाइड्स को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा तो 2 बिकम्स 1/2. अब यहां पर देखो दिस 2 1s are 2, 2 the 4, 2 3 the 6. तो आंसर इज 23/35. ये एग्जैक्टली द हाफ वे बिटवीन 3/5 एंड 5/7 आ जाएगा अगर आपको बिल्कुल मिड निकालना है. तो पहले मैंने दोनों को ऐड कराया. whatever the answer is, then I divided by 2. डिवाइड बाय 2 यूं लिख दें या यूं लिख दें, बात एक ही होती है. तो डिवाइड बाय 2 लिखा मैंने, आई गॉट डिवाइड बाय 2. सो द आंसर इज 23/35 here. Then it says factorize. Factorize लिखना है. Factorize means convert your question into a multiplication form. तो देखो मैं सबसे पहले there are 3 steps to factorize. या तो कॉमन चेक करें, कॉमन है या नहीं है, तो उसके बाद फॉर्मूला चेक करें. फॉर्मूला नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं. अब मैंने सबसे पहले कॉमन चेक करा, तो कॉमन ओवर हियर इज 4t. सो 4 3 से 12 होते हैं, इसलिए से बेटा हम लोग ने यहाँ पर 3 लिख दिया.
एक टी कॉमन निकाल चुके थे इसलिए टी की पावर 1 बच गया, और पूरा 40 कॉमन हो चुका था इसलिए बेटा यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 40 into 3t minus 1, दैट्स इट। देन इन दिस क्वेश्चन पार्ट बी दे आर शोइंग फैक्टराइज। अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, सबसे पहले कॉमन चेक करो। मैंने बोला यहां पर x माइनस वाई लिखा हुआ और यहां पर y माइनस एक्स लिखा हुआ है। अगर दोनों ही x माइनस वाई होते, अगर दोनों ही x माइनस वाई होते तो बेटा वी कैन इजीली टेक कॉमन। तो मैंने करा क्या, मैंने बोला एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट टेक माइनस कॉमन फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट। मैं इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेता हूं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि बेटा उसमें माइनस मौजूद हो दोनों टर्म्स में। देखो अगर यहां पर आपके पास लेट्स से माइनस ए माइनस बी लिखा हुआ है, लेट्स से मैं एक सवाल बता रहा हूं, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालना है तो बेटा अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। इसी तरह अगर लिखा हुआ हो ए प्लस बी, इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, सर माइनस तो यहां पर मौजूद नहीं है, बट वी कैन स्टिल टेक माइनस साइन कॉमन। किस तरह, देखो जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। अब वापस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ए प्लस बी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन लेना चाहते हो, यू कैन टेक माइनस साइन कॉमन। किस तरह, आपने माइनस साइन कॉमन लिया, ये देखो बेटा यहां पर माइनस ए बन गया और ये प्लस बी बन गया। आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया और ये बिकम प्लस हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा हो माइनस ए प्लस बी, इफ यू वांट टू टेक माइनस साइन कॉमन यू कैन स्टिल टेक माइनस साइन कॉमन। ये देखो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी। ठीक है ना। तो देखो यहां पर माइनस साइन कॉमन लेगा मतलब ये कि अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर देखो मैं y माइनस एक्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं, वो माइनस साइन इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो गया, और ये बन जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज होगा, ये माइनस वाई प्लस एक्स हो गया। अरेंज कर लिया मैंने इनको, एक्स माइनस वाई हो गया ये। अब देखो दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया और a और माइनस बी एज इट इज बच गया। सो दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पर दे दी थी आपको। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। नाउ इन पार्ट सी देखो वो आपसे कह रहा है फैक्टराइज, पार्ट सी में भी फैक्टराइजेशन करनी है। अब तीन टर्म्स हैं, डू वी हैव एनीथिंग कॉमन इन ऑल थ्री टर्म्स, नो। कैन वी राइट अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूला भी कोई नहीं फॉर्मुलेट हो रहा। ठीक है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको देखना है तो इसमें भी एक वीडियो मैंने रखी हुई है चैनल पे, आप वो देख सकते हो, आइडेंटिटीज के रिलेटेड मेरे वीडियोस है वो देख सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटीज किस तरह फॉर्म होती हैं वाली। तो अभी ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जा रहा है फैक्टराइजेशन। तो बेटा मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +x -3। इसके मैंने -2x को ब्रेक कर लिया, किसमें, -3x + x में। सर आपने ये कैसे ब्रेक करा, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा दो अलॉन्ग विद साइन, क्या आ रहा है -3। आप ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करना है तो -3 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट कराओ तो मिडिल टर्म आए 2, दिस इज द मिडिल टर्म। और ये सेम कॉपी करा हुआ मैंने। तो मतलब ऐसे दो नंबर है हमारे पास -3, दो शू नंबर आ -3 एंड 1। -3 + 1 -3 होता है, -3 मिला 1 -3 होता है। अब शुरू की दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाला, ये हो गया x -3, इनमें से 1 कॉमन निकाला, ये हो गया x -3, ये हो गया x -3 x + 1, दो ब्रैकेट्स आ गए, एंड देन वी हैव दिस फैक्टराइज फॉर्म x -3 x + 1। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज राइट दिस लाइन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट वन। अब देखो बेटा
आपके पास अगर सबका यूनिट सेम नहीं होगा तो वी कैन नॉट अरेंज देम प्रॉपरली, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो सबको मिलीमीटर में कर दो, सबको किलोमीटर में कर दो, इसी एक यूनिट में कर दो। तो देखो बेटा, अच्छा सबसे पहले ये बता दूं, 4 होल 1/3, अगर आप इसको देखो ना, 1/3 होता है 0.333, तो दिस इज बिकम 4.3333 मीटर, इस तरह चल रहा है ये। तो इसको अगर आप और भी आगे लिखना चाहो तो आप बेशक लिख दो, ठीक है। अब आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो ताकि आपका सबका एक सेम यूनिट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, देखो सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो बेटा वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये मल्टीप्लाई बाय 10 करने पर 4330 मिलीमीटर हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, 4340 मिलीमीटर। और यहां पर बेटा आपके पास ये मीटर में था, मीटर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो सेंटीमीटर में हो जाता है, फिर उसी को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो मिलीमीटर में हो जाता है। इसका मतलब ओवरऑल मुझे 1000 से मल्टीप्लाई कराना है ताकि ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा सेंटीमीटर, फिर 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मिलीमीटर। तो जब मैं एग्जैक्टली एक साथ 1000 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो बेटा ये पूरा मिलीमीटर में हो जाता है। बचा ये किलोमीटर, किलोमीटर को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा कितने जीरोस आगे, कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं। तो देखो 0.43 में 3 जीरोस आगे गया, फिर आगे और 3 जीरोस आएगा तो ये बन जाएगा 43,000 मिलीमीटर। ठीक है ना। 1000 से मिलाकर आया तो मीटर, फिर 100 से मिलाकर आया सेंटीमीटर, फिर 10 से मिलाकर आया मिलीमीटर। तो देखो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सब 43 तो सब में लिखा हुआ है। उसके बाद ये जीरोस में चल रहा है, इसकी थर्ड डेसिमल, थर्ड वैल्यू, थर्ड फिगर, थर्ड डिजिट 0 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, थर्ड फिगर। मैं थर्ड फिगर की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे पास सबसे छोटा किसका है, हमारे पास 43,000। अब देखो थर्ड फिगर तो ये हमारे पास 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये 43,000 है, यहां पर ये 4,000 है, यहां पर ये 4,000 की लिस्ट चल रही है, और ये भी 4,000 की लिस्ट चल रही है। तो अगेन ये सेम यूनिट तो कर लिया मैंने। अब डिजिट भी देख रहा हूं, तो डिजिट में भी बेटा हमारे पास ये जो डिजिट है ये हमारे पास डिफरेंट है, सबसे लोएस्ट है, लेकिन बेटा ये नंबर सबसे बड़ा है, ये 43,000 मिलीमीटर है, और बाकी सारे 4,000 में चल रहे हैं। तो देखो हमारे पास, फिर मैं देखूंगा इनमें सबसे पहले देखूंगा कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि सब 4,000 की लिस्ट है। इनमें सबसे छोटा बेटा हमारे पास देखो, ये इनका ये सेम डिजिट आ रहा है, इसके बाद ये नंबर 0 लिखा हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ है, दिस इज 3 ओवर हियर। तो इसका मतलब हमारे पास बेटा ये सबसे छोटा कहलाएगा, दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट अबव ऑल, सो आई एम गोइंग टू राइट 433 सेंटीमीटर यूनिट के साथ। उसके बाद बेटा ये इससे बड़ा नंबर होगा, ये होगा 4 होल 1/3 मीटर, ये भी हमने लिख लिया क्योंकि इससे बड़ा नंबर फिर यही है। फिर आपके पास देखो 4,000 की लिस्ट में इधर थर्ड डिजिट पे 4 लिखा हुआ था, यहां पर थर्ड डिजिट में 3 लिखा हुआ था, यहां पर 4 लिखा हुआ था। तो हम लोग तो पहले ही समझ गए थे कि ये नंबर इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर है। तो वी आर गोइंग टू राइट 4340 मिलीमीटर, और एंड में बेटा 0.043 किलोमीटर। ये तो है ही सबसे बड़ा नंबर, ये तो 43,000 मिलीमीटर है, बाकी सब 4,000 की इसमें लिस्ट में थे। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे यूनिट के साथ, दिस इज गोइंग टू बी माय अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। In question number 5, it says Sandra buys a vase of $40 and sell it for $200. Calculate her percentage profit. So, what is the difference between buying and selling? The difference is 200 minus 40, which is $160. So, if you want to calculate the percentage profit, this is the profit. This is the profit over here.
सो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, कितने में बाई किया था, $40 में बाई किया था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, जीरो से जीरो कैंसिल, for 16 it is going to be 400% प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट बेटा हमारे पास निकल कर आ गया। Then it says these are the minimum temperatures in degree centigrade. In question number 6, it says these are minimum temperature in degree centigrade recorded by a weather station each day during 1 week. Find the range of this temperature. See, range is maximum value minus minimum value. This is the range. So all of these values are in negative. The one which have the lowest negative value is the maximum value. So lowest negative value. So lowest negative value over here is minus 0.7. This one is the maximum value over here. Above all, this one is the maximum value, minus 0.7. Which one is the minimum value? Highest negative value is your minimum value. So highest negative value is minus 4.6. You're going to subtract them. Minus 0.7 plus 0.46. It is going to be 3.9. The range is 3.9 over here. How many of these temperatures are between minus 4 degrees centigrade and minus 2 degrees centigrade? So we have to find out how many temperatures. So see, this minus 2.3 is between minus 2 and minus 4. You have to, like, if you want, you can make a number line over here. Minus 2 के पहले बेटा ये minus 3 हो गया और ये minus 4 हो गया. So minus 2.3 is going to be lying over here. इधर होगा minus 2.3. फिर minus 2.4. minus 2.4 यहां पर होगा. फिर minus 3.5 ये यहां पर होगा, minus 3.5 between minus 3 and minus 4. ये हो गया. These three angles are already written. अब बताओ कोई ऐसा एंगल, कोई ऐसा टेम्परेचर है जो इन दोनों के दरमियान हो, minus 2 minus 4 के दरमियान. So these are three temperature which are between minus 2 and minus 4. The answer is 3. वो टेम्परेचर नहीं लिखने, लिखने कितने टेम्परेचर्स हैं. By writing each number correct to one second figure. देखो हर एक नंबर को 1 second फिगर में लिख दो. तो फर्स्ट सेकंड फिगर ऑफ 6.004 is 6. 6 के बाद नंबर क्या लिखा हुआ है, 0. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग इन 6. बस ये 1 सेकंड फिगर में राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 में राउंड ऑफ हो जाएगा. ये बाकी सारे आगे वैल्यू 0 हो जाएंगी. डेसिमल के बाद वाली 0 वैल्यू लिखते नहीं हम लोग, ये लिखते नहीं है, इसे मैंने मिटा दी है. अच्छा, 212 में सबसे पहली सेकंड फिगर कौन सी है? द फर्स्ट सेकंड फिगर इज 2 ओवर हियर. सो नंबर आफ्टर 2 इज 1. तो 2 में भी देखो अब कुछ भी ऐड नहीं होगा और बाकी ये वैल्यूज 0 हो जाएंगी. डेसिमल के पहले वैल्यूज है ना ये, तो इनकी जगह 0 लिखना जरूरी है. और 0.304 में पहली सेकंड फिगर कौन सी है? 3 है. उसके बाद नंबर 5 से छोटा लिखा हुआ है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा 3 में, बाकी सब ये 0 हो जाएंगे. लेकिन ये डेसिमल के बाद वाले 0 हैं इसलिए इनको लिखते नहीं है. अब देखो सवाल को फिर से लिखें. 6 का स्क्वायर 200 और 0.3. अब देखो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36. दिस इज 200. 0.3 को मैं लिख रहा हूं 3 डिवाइड बाय 10. एंड यू कैन सी के यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. दिस 3 1 जा 3 1 जा 3 6. देन अगेन 2 1 जा, ये देख लीजिएगा 2 1 जा 2 6 जा 12. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर 6 डिवाइड बाय 10. देखो नीचे एक 0 बचा है, तो 0 मत लिख दीजिएगा. 6 डिवाइड बाय 10 बचा है. 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा है हमारे पास. तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 0.6. 6 डिवाइड बाय 10 तो 0.6 होता है, तो हमने इसको 0.6 यहाँ पर लिख दिया. किसी ने इसको अगर यूं भी लिख दिया फ्रैक्शन में, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, किसी ने यूं भी लिख दिया 3/5, दैट्स ऑल्सो फाइन.
तो ऊपर के कुछ क्वेश्चन डेसिमल में भी थे तो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था. Then in question number 8, it says in the diagram, the time of the clock is 2:30. Calculate a reflex angle between the two hands of the clock. Reflex angle होता है वो एंगल जो 180 और 360 के बिटवीन का एंगल हो. दिस इज द रिफ्लेक्सिव एंगल. अब ये तो रिफ्लेक्सिव एंगल बनेगा नहीं बिटवीन टू ऑफ दीज हैंड्स. ये तो रिफ्लेक्सिव एंगल होगा नहीं. दिस कुड बी रिफ्लेक्सिव एंगल. दिस कुड बी क्या, ये है ही रिफ्लेक्सिव एंगल. तो हमें तो ये एंगल निकालना है. ठीक है ना. तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को जरा समझिएगा. क्लॉक में ना, क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस. तो बेटा यहां पर आपको एक बात आपने देख ली होगी कि ये 90 डिग्री बन रहा है. दिस होल एंगल इज 90 डिग्री. दिस वन इज 90 डिग्री. एवरी पोर्शन ओवर हियर इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री बनता है. अब आपने एक और बात नोट डाउन करनी है कि यहां पर बेटा अगर ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के अंदर बेटा ये अगर 1 2, ये अगर हम 90 डिग्री के अंदर यहाँ पर 1 बन रहा है तो 1 बज रहा है, ये 2 बज रहे हैं और ये 3 बज रहे हैं. ये 12 है और ये 3 बज रहे हैं. दिस 12, 1 2 3. तो ये 90 डिग्री बेटा 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा. 90 डिग्री 3 इक्वल एंगल डिवाइड हो जाएगा. यानी यानी मैं यूं कहूंगा कि 90 डिवाइड बाय 3 इज 30 डिग्री. तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री. यानी ये आप मेंशन कर दें, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. ये 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है. सही. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास यहाँ पर डेवलप हो गई कि 1 आवर के दरमियान, 12 to 1 के दरमियान 30 डिग्री है, 1 to 2 के दरमियान 30 डिग्री है, 2 to 3 के दरमियान 30 डिग्री है. ये पहला अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली. अब आपके पास देखो यहां पर ये जब 2:30 हो रहा है, it says it's 2:30 over here. तो 2:30 के बेटा यहां पर यू हैव टू सी कि ये 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है. देखो 2 पर नहीं है, ये 2 और 3 के दरमियान एंगल है. तो देखो यहां पर दिस एंगल फ्रॉम 2 to 3 इज 30 डिग्री. लेकिन बेटा अगर मैं इस एंगल को नीचे ले आता हूं, दिस एंगल ओवर हियर, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 15 डिग्री. उस 30 को भी डिवाइड बाय 2 कर दिया. दिस एंगल ओवर हियर इज 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस होल एंगल इज 90 प्लस 15. दिस होल एंगल इज 90 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 105. बट सर आपको तो रिफ्लेक्सिंग एंगल निकालना है, ये तो रिफ्लेक्सिंग एंगल नहीं है. एंड लाइक यू टोल्ड मी कि ये रिफ्लेक्सिंग एंगल है. तो बेटा 360 में से आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 105. तो ये हो जाएगा 255 वो है. तो बेटा आपके पास ये एंगल आ जाएगा 255. दिस एंगल, द रिफ्लेक्सिव एंगल इज 255. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज सिंपलीफाई. तो सिंपलीफाई में बेटा जहां पर ब्रैकेट एक्सपेंशन हो रही है, पहले आप एक्सपेंशन करेंगे. 3 3 9 है. 3 4 12, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 मतलब a, 2a कर दिया. 9a minus 2a is 7a minus 12, minus 12 plus 4 is minus 8. ठीक है ना. तो आपके पास देखो 7a minus 8 is going to be your final answer after simplification. Given that 4x is equal to 3y, find a numerical value of 8x plus y upon y. अब देखो यहां पर जो उन्होंने दिया हुआ ना 4x बराबर है 3y के, तो और फिर 8x प्लस वाई अपॉन वाई की वैल्यू पूछ रहा है. अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जब पूछते हैं ना, तो उसमें x और y की वैल्यू गिवन होती है. जैसे x की वैल्यू 2 होती है, y की वैल्यू 7 होती है, तो मैं आराम से निकाल लेता आंसर.
लेकिन यहां पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है एक्स और वाई की, तो हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें? तो देखो मैंने 8x को ब्रेक कर दिया 4x प्लस 4x में अपॉन वाई। मैं 8x को ब्रेक कर दूं 4x प्लस 4x में, बात तो एक ही है। अब 4x बराबर है 3y के, ये 4x बराबर है 3y के, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 3y प्लस y इज 7y अपॉन y। ये y से y कैंसिल हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर हियर इज 7। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है। विदाउट एनी वैल्यू ऑफ एक्स हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पर। अब देखो यहां पर इन क्वेश्चन में 10 दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं या आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करे हुए, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेता हूँ, ताकि अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना है तो वो देख ले। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर पिक करा, क्योंकि यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाना आसान है, विदाउट एनी फ्रैक्शन y आराम से सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैं वो एक क्वेश्चन पिक करता हूँ जिससे सब्जेक्ट मेकिंग आसान हो जाए। मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, ये हो गया 5 - 4x। कोई फ्रैक्शन में सब्जेक्ट मेकिंग नहीं हुई कि 5 - 4x अपॉन समथिंग आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली सब्जेक्ट मेकिंग हो गई। अब मैंने क्वेश्चन में 1 फोकस करी, देखो इसमें x को ऐसे रहने दिया, 3x - 2y है ना, 3x - 2y है, तो y की जगह देखो 5 - 4x रख दिया मैंने, इक्वल्स टू 12। बस मैंने y की जगह 5 - 4x पिक कर लिया फॉर मी क्वेश्चन नंबर 2। ये जगह 2 5 10, ये जगह 2 4 8x, 3x प्लस 8x इज 11x, 12 प्लस 10 इज 22। x की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये x की 2 आ गई। Now we are going to copy this third equation जो हमने सब्जेक्ट मेकिंग करी थी, इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम देना चाहें नाम दे दें। So this one is 5 - 4x. I'm going to put 2 over here to get the value of y. 5 minus 5, 4 2s are 8. 5 minus 8 is -3. Get the value of y which is -3. तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन। एक्सप्रेस 340,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा होता क्या है कि यू हैव टू पुट योर डेसिमल इन द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3। अब डेसिमल यहां पर है, मैं इसको पीछे लेकर आता हूं। कितने डिजिट में पीछे लेकर आया हूं? 5 डिजिट पीछे लेकर आया हूं। तो जितना डेसिमल पीछे लेकर आते हैं बेटा, उतनी एक्सपोनेंट में पावर यानी 10 की पावर बेटा उतनी ही पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर 5। मैं पीछे 5 डिजिट पीछे लेकर आया, सो ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी पावर 5। नाउ in this question they are saying evaluate and give you answer in the standard form. in part b again standard form में क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहां पर सबसे पहली चीज याद रखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दीज आर डिवाइडिंग। तो देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वी कैन कैंसिल देम आउट। मैं 4 1 4 2 8 यहां पर कैंसिल कर सकता हूं, और मैं 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहां पर, ये सेपरेट हो सकते हैं। सही ना? मैं इसको कहने का मकसद ये कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 4/8 मतलब 10/7 अपॉन 10/21। मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं यूं करके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब 4/8 इज 0.5, ये अभी हमने देख लिया कि 4 1 4 2 8 0.5 हो गया। 10 की पावर 7 और 10 की पावर 27 है, तो बेस 21 है। तो देखो बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं, 7 - 21। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। 10 पावर 7 - 21 इज -14।
अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे होना चाहिए, ये इसके पीछे है, तो मैं इसको आगे लेकर आऊंगा। जितना डेसिमल आगे लेकर आते हो बेटा उतनी 10 की पावर नेगेटिव में जाती है, तो -14 -1 कर दूंगा मैं इसको। तो 10 to power -15 is going to be your answer. 5 multiplied by 10 to power -15 is going to be your final answer. अच्छा, now in this question, in question number C part, देखो यहां पर आपके पास there is one equation and there are two unknowns. There is one equation and there are two unknowns. अच्छा, ए एक ऐसा अननोन है जो कि दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड साइड पे भी है, और के सिर्फ राइट हैंड साइड पर है। तो देखो बेटा एक ऐसा अननोन जो कि दोनों साइड्स पर हो, तो आप इसकी वैल्यू खुद से सपोज करके पुट कर सकते हो दोनों साइड्स में। मैं देखो के की वैल्यू खुद से सपोज नहीं कर सकता यहां पर। एक तो उसकी वजह ये कि मुझे के निकालना है खुद से, के तो निकालना है ना, खुद से सपोज थोड़ी कर सकता हूं। लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि दोनों साइड हो, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर लिखा हुआ हो x² - y², x - y x + y होता है ना ये तो। अब मैं यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 दोनों तरफ रख सकता हूं इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस आंसर, कि मेरी ये आइडेंटिटी सही है कि नहीं है। मैं x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर, 1 y की जगह 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 - 1 और ये हो गया 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 is 3, ये हो जाएगा 3। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में x और y था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की वैल्यू खुद से सपोज करके रखी और y की वैल्यू भी खुद से सपोज करके रखी, एंड आई हैव गॉट प्रूफ, मैंने इधर प्रूफ कर दिया कि मेरे पास ये आइडेंटिटी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बेटा यहां पर तो हमें ये प्रूफ नहीं करना कि आपस में बराबर है, लेकिन बताने का मकसद ये कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोई एक कांस्टेंट सेम हो, तो बेटा आप उसकी वैल्यू खुद से सपोज करके यहां पर रख सकते हैं। लेट से मैं यहां पर ए की वैल्यू 0 रख रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू 0, आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो। मैं 0 इसलिए रख रहा हूं ताकि ये ना ज्यादा टेंस कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, तो 7 मतलब 7 हो गया, 10 की पावर 0 1 हो गया, k इंटू 1 k हो गया। अब देखो 7 - 3/10 हो जाएगा, 10 की पावर -1 डिनोमिनेटर में आकर +1 हो जाएगी, तो 3/10 हो जाएगा। अब 3/10 होता है 0.3, अब 7 - 0.3 इज 6.7, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली 7 - 0.3 करा, इट बिकम्स 6.7। ये के किलो 6.7 निकल कर आ गई। आप ए की जगह 1 रखोगे ना तब भी ये आंसर आएगा, ए की जगह 100 रखोगे तब भी ये आंसर आएगा। तो मैंने सबसे इजी वैल्यू रखी ताकि मेरा आंसर भी इजीली आ जाए, मुझे ज्यादा वर्किंग करनी ना पड़े, ज्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। अब देखो इन क्वेश्चन में 12 दे आर सेइंग सिंप्लीफाई, दिस वन इज अ इंडाइसिस क्वेश्चन। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x² की पावर 3 है तो 2 पर भी पावर 3 है, एंड x² भी पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 इज 8 और x² पर पावर 3 है, तो दीज पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, 2 3 6। My final answer is going to be 8x power 6 here. Then it says 60 cube divide by, अब देखो ये जो टी स्क्वायर है ना, इसको मैं न्यूमरेटर के साथ लिखता हूं, डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखते, लिखते हैं 2t² / 3। अगर कोई नंबर मिडिल में लिखा हुआ है फ्रैक्शन के, जैसे t² लिखा हुआ है, तो बेटा इसको न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे, डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखेंगे। अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो 3/2t² हो गया। अब ये देखो 2 1 2 3 6 हो गया, ये t² से एक t कैंसिल हो गया, तो बेटा 18 हमारे पास क्या हो गया, 9 टी की पावर 1, 9 टी की पावर 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, टी की पावर 1 एज इट इज बच गया, 9 टी की पावर 1 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर हियर। नाउ in question number 13 it says we have p and q over here, they are saying number of elements, n means number of elements,
सो P यूनियन Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो देखो P और Q का यूनियन किस तरह होगा? एवरीथिंग विदाउट रिपीटेशन। P और Q में जितना कुछ है बस रिपीटेशन ना हो। वन दो दफा एक ही दफा लिखा जाएगा, टू तो P में है एक ही दफा है, थ्री दो दफा एक दफा लिखा जाएगा, P में फोर एक दफा ही लिखा हुआ है, फाइव दोनों में लिखा हुआ है एक ही दफा लिखा जाएगा, सिक्स सिर्फ P में लिखा हुआ है, सेवन दोनों में लिखा हुआ है एक ही दफा लिखा जाएगा, एट सिर्फ P में लिखा हुआ है, नाइन सिर्फ Q में लिखा हुआ है, और 11 भी Q में लिखा हुआ है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट्स हैं। इन पार्ट बी सेज के P belongs to P is an element of A intersection B। तो A intersection B वाला पोर्शन ये रहा, तो P यहां लिखा जाएगा। फिर लिख रहा है Q इज एन एलिमेंट ऑफ A। इसका इस साइन का मतलब समझ लो, बिलोंग्स टू भी होता है और एलिमेंट ऑफ भी होता है। तो Q इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ये देखो ये A यूनियन B है होल कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज अ होल कॉम्प्लीमेंट साइड। एवरीथिंग आउटसाइड A एंड B। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एवरीथिंग आउटसाइड एन बी। तो आउटसाइड ए एंड बी ये वाला पोर्शन है, ये ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट है। दिस पोर्शन इज। तो क्यू यहां से बिलोंग करता है, तो बेटा क्यू यहां पर लिखा जाएगा। यहां लिख दो, यहां लिख दो, जहां दिल करे लिख दो, लेकिन ए और बी के आउटसाइड लिखना है। आर इज एन एलिमेंट ऑफ। आर किसका एलिमेंट है? इनसाइड ए। सबसे पहले देखो ये वाला पोर्शन कौन सा है? इनसाइड ए आउटसाइड बी का कॉमन पोर्शन। इनसाइड ए और आउटसाइड बी में कौन से पोर्शन आते हैं? एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है। तो इनसाइड ए और आउटसाइड बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है? दिस वन इज द कॉमन पोर्शन ऑफ इनसाइड ए एंड आउटसाइड बी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इनसाइड ए के लिए राइट टिक करो। मैंने राइट टिक करा इनसाइड ए में। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्रॉस चेक करो। मैंने बी कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड बी के लिए क्रॉस चेक करा। बी कॉम्प्लीमेंट मींस आउटसाइड बी। अब राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पर ये दोनों मौजूद हैं, हमारा वो पोर्शन इंटरेस्टेड पोर्शन है। तो दिस वन इज अवर इंटरेस्टेड पोर्शन। तो देखो यहां पर आर बिलोंग करता है इस पोर्शन से। सो वी आर गोइंग टू राइट आर ओवर हियर। इनसाइड ए एंड आउटसाइड बी का कॉमन पोर्शन, आर बिलोंग टू दिस पोर्शन, तो आर हमने यहां पर फिलअप कर देना है। बाकी कोई भी चीज फिल नहीं करनी क्योंकि यहां पर लिखी भी नहीं है। ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 it says the net is folded to make a triangular prism which vertices join A। कह रहा है A को कौन से vertices ज्वाइन करेंगे? देखो ट्राइंगुलर प्रिज्म बनेगा ना, तो ये जो सरफेस है, ये तो साइड सरफेस है, ये बिल्कुल वर्टिकली यहां पर स्टैंड आउट कर देंगी। ये बिल्कुल एफ के साथ स्टैंड आउट कर देंगी, एफ और एच के साथ। और ये सी भी पूरा इसके साथ स्टैंड आउट कर जाएगा। देन ये सरफेस इसके साथ ओवरलैप करेगी, स्लैंटेड में ओवरलैप करेगी, पूरा ओवरलैप करेंगे। सही ना? ये तो वर्टिकली खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, और ये इसके साथ स्लैंटेड के साथ ओवरलैप कर देंगे। अब जब ये स्टैंड आउट कर देंगे ना बेटा आपके पास, तो ये शेप यूं करके फोल्ड होगी, ये शेप यूं करके जाएगी, फोल्ड होगी। जब ये शेप यूं करके फोल्ड होगी, यहां पर स्टैंड आउट करेगी, तो बेटा दिस ए वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स ई के साथ और जी के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ये ए वर्टेक्स। तो हम लोग कहेंगे कि विच वर्टिसेस ज्वाइन ए, जी एंड ई ओवर हियर। विच एच ज्वाइन डी ई, कह रहा है कौन सा, ये डी ई किसको ज्वाइन करेगा? तो ये एच जी को ज्वाइन नहीं करेगा। ये जब ऊपर जाएगा ना, ये स्लैंटेड फॉर्म करेगा, तो बेटा ये बी ए बी वाली सरफेस के साथ ज्वाइन होगा। तो देखो बेटा ये हमारे पास
ये ओवरलैप करेगा बी ए सर्विस के साथ, तो आप यहां पर लिखोगे ए बी या बी ए। अब देखो एफ एच इज 2 सेंटीमीटर, जी एच इज 2 सेंटीमीटर, जे एच इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर प्रिज्म, कह रहा है इस पूरे ट्राइंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल के दिखा दें। तो देखो, आप जब इस ट्राइंगुलर प्रिज्म को बनाओगे, इसको फोल्ड अप करोगे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसमें ये लेंथ 2 दे दी इन्होंने और ये लेंथ 2 दे दी हमें, ट्राइंगुलर राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म बनेगा। और ये लेंथ 5 दे दी इन्होंने हमें, ये 5 कह लो या ये 5 कह लो बेसिकली। तो हम लोग जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो क्रॉस सेक्शन में बेटा ये ट्राइंगल आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ गया। और ट्राइंगुलर प्रिज्म की लेंथ कितनी है 5, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, 2 5 10, 10 सेंटीमीटर क्यूब इज गोइंग टू बी योर वॉल्यूम हेयर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपके पास पूरे ट्राइंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेविटी का चैप्टर है। टू बैग्स कंटेन बीड्स, द फैक्ट फर्स्ट बैग कंटेन 7 बीड्स, 3 आर रेड, 4 आर वाइट। तो देखो 3 आर रेड, 4 आर वाइट। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, बनाने का वैसे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग बोथ बीट्स आर रेड। तो देखो, यहाँ पर टोटल इवेंट्स कितने बन रहे हैं, ये बन रहा है रेड रेड, ये बन रहा है रेड ब्लू, ये बन रहा है व्हाइट रेड, ये बन रहा है व्हाइट ब्लू। तो रेड से रेड आने की प्रॉपर्टी कितनी है, रेड रेड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई करा दो, 3/7 इंटू 2/5, 6/35 हो जाएगा। कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही, इस वजह से बेटा मैंने इसको डायरेक्टली ये 6/35 लिख दिया आंसर। बोथ बीट्स आर वाइट, तो बेटा दोनों व्हाइट बीट वाली कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। दो कोई ऐसा इवेंट ही नहीं है कि दोनों व्हाइट हो। बोथ बीट्स आर व्हाइट, ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं, इस वजह से बेटा डायरेक्टली इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। आप यूं भी लिख सकते हो, 4/7 पहले बीट वाइट है, दूसरी कोई वाइट बीट है नहीं, तो 4/7 इंटू 0, ये 0 आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली वन बीट इज रेड, कह रहा है एक बीट रेड हो। इनमें से कितने इवेंट्स हैं जिनमें एक बीट रेड है, सर ये वाला इवेंट और ये इवेंट हो गया। इन दिस इवेंट एग्जैक्टली वन बीट इज रेड, दोनों इवेंट्स के आंसर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो 3/7 इंटू 3/5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू प्लस व्हाइट एंड रेड। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 4/7 इंटू 2/5। अब बस इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो देखो 9/35, 8/35, दोनों को ऐड कर लें, 7/35 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16,
The height of the sample of plants of a sample of plant were measured. The diagram are shown in the table. अब देखो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक इन्होंने हिस्टोग्राम क्रिएट किया हुआ है। यहां पर इन्होंने एक हिस्टोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो हिस्टोग्राम में, तो बेटा हिस्टोग्राम में यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास विड्थ क्या आ रही है ऑफ दिस इंटरवल्स। यहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखी हुई है ना वाई एक्सिस पर, मैं समझ जाऊंगा विड्थ बराबर नहीं आएगी। विड्थ क्या है, 10 - 5 इज 5, 15 - 10 is 5, 25 - 15 is 10, 40 - 25 is going to be 15। तो देखो विड्थ बराबर नहीं है यहां पर, इस वजह से बेटा यहां पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करी हुई है वाई एक्सिस पर। यूज हिस्टोग्राम टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ पी, कह रहे पी की वैल्यू मालूम करके दिखा दो हिस्टोग्राम यूज करते हुए। देखो मैं सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालू ना, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ। 15 डिवाइड बाय 5 इज 3, 25 डिवाइड बाय 5 इज 5, p डिवाइड बाय 10 इज p डिवाइड बाय 10, एज इट इज लिखा जाएगा। 30 डिवाइड बाय 15 इज 2। तो देखो यहां पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 प्लॉट करी हुई है 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक देखो 5 प्लॉट करा हुआ है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और 15 से 25 तक बेटा देखो क्या प्लॉट करा हुआ है, p/10, और इधर कितना है 4 है। तो हम p/10 को 4 से इक्वेट कर देंगे। 15 से लेकर 25 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरे पास आ रही है p/10, इनकी आ रही है 4, इनको p/10 को 4 से इक्वेट करेंगे, p की 40 आ गई। कंप्लीट हिस्टोग्राम। तो देखो बेटा 10 25 से 40 के दरमियान हमें 2 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करनी है। 40 के दरमियान है, ये 2 आ जाएगी यहां पर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ 3 बोर्ड्स ए बी एंड सी। 3 बोर्ड्स दिखा रहे हैं यहां पर, विच इज ए बी एंड सी ओ है। अच्छा बेटा मैंने एक रफ जैसी डायग्राम यहाँ पर बनाई है, ताकि मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकूं अपने इस क्वेश्चन से, आपको दिखा सकूं किस तरह बेटा ये एंगल्स वगैरह निकालते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, इसने बोला बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट से मुराद ये कि आपको कोई इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपने एंगल निकालना है, बेरिंग निकालना है, आपने कोई भी कैलकुलेशन के थ्रू नहीं निकालना। फाइंड अ बेरिंग बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए का मतलब है ए पे नॉट बना हुआ हो, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, उधर से आप क्लॉकवाइज एंगल स्टार्ट करेंगे और ए बी वाली लाइन तक चले जाएंगे, ये ए बी वाली लाइन तक चले जाएंगे। you have to find out this angle over here, है ना, आपने ये एंगल मालूम करना है। ये बेरिंग बी फ्रॉम ए है, तो इसको करने का तरीके, 2 तरीके हैं। देखो एक तो ये है कि आपको पता है, ये मैं एंगल नोट डाउन करूंगा ना यहाँ पर, तो ये पूरा एंगल यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ये पूरा 180 डिग्री हो जाता है, दिस होल एंगल इज 180 डिग्री। तो मुझे इसके आगे जाना है, तो अपने अपने डी को मैं यहाँ पर मूव करूंगा और मैं यहाँ से ये पूरा एंगल निकाल लूंगा। देखो ये पूरा जाते 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 ये पूरी लाइन तक जाना है ना मुझे, बस यहाँ तक जाना है, तो ये 160 तक जा रहा है। तो 180 + 160 कितना हो जाएगा, दिस 340। सही है ना, ये हमारे पास एंगल आ रहा है, अभी तो मेरे पास यही आ रहा है, आंसर यही आ रहा है। सही है। तो ऑल्दो माई आंसर इज 340, बट मार्किंग स्कीम में द आंसर इज लाइक 330 ओवर हियर। तो ये 330 डिग्री आ जाएगा यहाँ, सही है, 330 बेरिंग आ जाएगा आपका यहाँ पर। दिस वन इज गोइंग टू बी 330 बेरिंग है, 330 इज योर बेरिंग। फिर वो आपसे कह रहे हैं सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी।
सी एक्स इज द बाइसेक्टर, इट मींस ये एंगल, दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर, दोनों एंगल्स बराबर आएंगे, ठीक है। यूजिंग कंपास एंड a straight edge only construct the locus of a point inside the triangle ABC that are equal distance from B and C. आपको अगर कोई लोकस बनाना है जो कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, दैट लोकस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको देखो उन्होंने बताया नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, लेकिन आपने ऑब्वियसली जज करना है ये। तो बी और सी पॉइंट्स कहां पर हैं, ये देखो, ये रहे बी और सी पॉइंट्स, सही है ना, ये रहे हमारे पास बी और सी पॉइंट। मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मैंने जो एक रफ डायग्राम विदाउट एक स्केच बनाया हुआ है, उसका मैं, आई नो दिस की एग्जैक्ट स्केच नहीं है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, इसका मैं हाफ से ज्यादा लेंथ दूंगा। जैसे इसकी लेंथ 7 मैंने रखी हुई है यहाँ पर, तो 4 तक कर लेता हूँ मैं, हाफ से ज्यादा लेंथ लूंगा, यहाँ पर आग ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर आग ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर आग ड्रॉ करूंगा, ये आग ड्रॉ करूंगा। सही है ना। तो बेटा मैं यहां पर इसको पिक करके ये ड्रॉ कर लूंगा। और कंप्लीट इनसाइड ट्राइंगल, मुझे इनसाइड ट्राइंगल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आउटसाइड ट्राइंगल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप बेशक चाहो इस पूरी लाइन को ज्वाइन ना करो, यूं ज्वाइन ना करो, मैं इनसाइड ट्राइंगल में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर आई एम गोना हैव डायग्राम लाइक दिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा मैंने यहां पर यूं बना लेना है। कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपने नाउ थिंग इज, वो कह रहा है अ शिप इज nearer टू एसी देन टू बीसी। ये दो लाइनें एसी और बीसी, एसी और बीसी, इन दोनों लाइनों को इसने बाइसेक्ट करा हुआ है, इन दोनों लाइनों के बीच के रीजन को इसने बाइसेक्ट करा हुआ है। अब आपकी शिप एसी के करीब ज्यादा है बीसी के मुकाबले में, बीसी के मुकाबले में एसी के करीब ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी शिप यहां पर होगी, इस बाइसेक्टर के नीचे की तरफ होगी, योर शिप इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो यहां पर मैंने इसको जरा फिल्टर आउट कर लिया कि मेरी शिप यहां पर कहीं होगी, पहली बात। फिर नेयर टू सी देन टू बी होगी, तो देखो नेयर टू सी देन बी, ये सी और बी है, सी और बी पॉइंट्स हैं। आपकी शिप सी के करीब है बी के मुकाबले में, यानी आपकी शिप इस लाइन के नीचे है, दिस इज द पोर्शन दैट इज नियर टू सी देन टू बी। तो दिस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन जो कि दोनों में कॉमन रीजन है। पहले उसने बोला हुआ था ना नियर टू ए सी देन ए बी, तो देखो मैं नियर टू ए सी देन ए बी का मतलब क्या है, ये आ गया। फिर नियर टू सी देन बी बोल रहा है, तो नियर टू सी देन बी का मतलब है ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों में ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, दिस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन, जो कि दोनों का कंबाइंड पोर्शन है, दोनों को ओवरलैप कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई एम गोइंग टू शेड दिस रीजन ओवर हियर, मैं अब सबको मिटा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर शेडिंग के लिए सारा इस्तेमाल हो रहा था, तो यहां पर बस बेटा ये आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस।
आई एम गोइंग टू शेड दिस रीजन, ये वो रीजन है बेटा जो हमारा इंटरेस्टेड रीजन है, जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. This is the region that is nearer to AC than AB and that is nearer to C than B over here, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ पार्ट 2. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सवाल है, ग्राफ ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे. द डायग्राम इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ सफीरा जर्नी फ्रॉम होम टू अ शॉप एंड बैक अगेन. यानी ये ऑब्वियसली ये होम से शॉप पे गई, शॉप पे सामान लिया, वापस आ गई. She leaves home at 8:15 and returns at 8:50. How many minutes does she stay in the shop? शॉप में यहां से यहां तक स्टे करा ना, क्योंकि यहां पर देखो डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, यहां पर डिस्टेंस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, फिर यहां पर डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा. तो डिस्टेंस इज सेम ओवर हियर व्हिच इज 1200, यहां पर डिस्टेंस सेम ही रहा हमारे पास. तो कितने टाइम तक डिस्टेंस सेम रहा? इसका मतलब डिस्टेंस सेम रहा है तो इसका मतलब वो रेस्टिंग पोजीशन पर है. 8:30 से 8:35 यानी 5 मिनट्स की बात की जाए, 5 मिनट तक शी स्टेज इन द शॉप. At 8:30, her brother leaves home and goes to the shop. He walks the same speed as Safira. On the grid, draw the graph of the journey of the to the shop. तो देखो बेटा 8:30 पे उसके भाई घर से निकला और शॉप की तरफ गया, और उसकी जो स्पीड थी वो सफीरा जैसी थी. देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड का मतलब होता है ग्रेडियंट, यानी उसका ग्रेडियंट, उसकी लाइन उतनी ही स्टैंडर्ड थी जितनी हमारे पास सफीरा की है. तो देखो सफीरा की घर से शॉप तक जितनी लाइन स्टैंडर्ड थी, मैं 8:30 से 8:30 इज गोइंग टू बी ओवर हियर, मैं यहां से जर्नी स्टार्ट करूंगा और फिर सेम स्लैंडेड लाइन, ये देखो मैं सेम स्लैंडेड लाइन, ये देखो यहां से आप स्केल रखे कर सकते हैं, मैं यहां पर ये यूज कर रहा हूं, ये देखो 8:30 पे स्टार्ट करा, ये देखो ये स्लैंडेड लाइन बना दी मैंने. ये ग्राफ पर उसके भाई की जर्नी निकल कर आ गई, ग्राफ पर उसकी भाई की जर्नी बनाई है, जितनी स्पीड यहां पर है उतनी स्पीड यहां पर भी है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की. हाउ फार इज द शॉप, हाउ फार इज ही फ्रॉम द शॉप व्हेन ही स्पीड मीट सफीरा. देखो यहां पर उसकी सफीरा से मुलाकात हुई होगी इस पॉइंट पर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइनें, यहां पर ये दोनों की मुलाकात हुई होगी. तो वो बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम शॉप व्हेन ही मीट सफीरा. शॉप यहां पर है, तो सफीरा से जब वो मिला उस वक्त शॉप से कितना दूर था, ये डिस्टेंस है. तो 800 से 1200 डिस्टेंस है, तो 1200 माइनस 800 विच इज 400. तो बेटा 400 मीटर की वो दूरी पता जब वो हमारे पास सफीरा से मिला था, अपनी बहन सफीरा से मिला था. तो दिस डिस्टेंस ओवर हियर is the distance from the shop and when he meets Safira. फिर कैलकुलेट द स्पीड सफीरा वॉक्स टू द शॉप, गिव यू आंसर इन किलोमीटर पर आवर. तो सफीरा की स्पीड चाहिए हमें वॉक्स टू द शॉप. तो देखो यहां पर आपके पास मैंने आपको बताया था स्पीड ग्रेडियंट को कहते हैं. तो सफीरा जब शॉप की तरफ जा रही थी तो ये हमारे पास शॉप की तरफ जाने का डिस्क या लाइन बना हुआ है, तो इस वक्त हमारे पास की स्पीड कितनी होगी, तो ग्रेडियंट निकाल लें. ग्रेडियंट किस तरह निकालेंगे, राइज ओवर रन से निकाल लें. देखो या आप चाहें तो बेटा पॉइंट से भी निकाल सकते हैं. जैसे यहां पर पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 8:15 है, तो 8:15 यहां पर एक्स की वैल्यू आ रही है, मैं वैसे यहां पर 8:15 है और डिस्टेंस 0 है, और यहां पर एक्स की वैल्यू 8:30 है और डिस्टेंस 1200 है. द बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1.
तो y2 माइनस y1 1200 माइनस 0, दिस इज y2, दिस इज y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप मुझे बताओ 830 में से 815 माइनस कर दो, कितना टाइम बचेगा? 15 मिनट्स बचेंगे। तो दिस इज मीटर एंड दिस इज मिनट, ठीक है ना? तो आंसर आ रहा है 1200 अपॉन मीटर इंटू मिनट्स, लेकिन उसको आंसर चाहिए किलोमीटर इन पर आवर। तो व्हेन यू डिवाइड दिस 1200 मीटर बाय 1000, देखो बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड बाय 1000, 1/1000 लिख रहा हूं यहां पर, ताकि किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस 60, व्हेन यू डिवाइड दिस 60 मिनट्स विद डिवाइड विद 60, तो बेटा आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब आप इस मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दें तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 1200 डिवाइड बाय 15 इंटू 1000, और ये 60 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा बेटा, ये 60 अपॉन 1 बन जाएगा। ये अपॉन 60 है ना, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर बेटा ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। एट दी एंड सिंप्लीफिकेशन में बेटा ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, एक जीरो ये भी कैंसिल हो गया, 3 5 जा 3 2 जा, तो ये होगा 12 टू 24 डिवाइड बाय 5। 24 डिवाइड बाय 5 इज इजी, यानी 25 5 वन द 5 5 5 25 होता है, तो 5 4 20 भी होता है, तो 4 होल या 4.8 किलोमीटर पर आवर हमारे पास का आंसर निकल आ जाएगा। या आप 24/5 भी लिख दो, इसमें कोई मसली बात नहीं है। आइदर यू राइट 24/5 किलोमीटर पर आवर और यू कैन राइट 4.8 किलोमीटर पर आवर, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। In question number 19 it says triangle A and B and the P point are drawn on the grid. A, B and P point. P point is minus 2,2. Describe fully single transformation that maps A onto B. तो देखो A के बिल्कुल अपोजिट साइड पर B बन रहा है, तो बेटा दिस इज दी रिफ्लेक्शन ओवर हियर, और रिफ्लेक्शन किससे ही है? एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हम सिंगल ट्रांसमिशन क्या बताएंगे यहां पर? इधर बताने का 1 मार्क, रिफ्लेक्शन बताने का 1 मार्क मिल जाता है, और एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रही है यानी y इक्वल टू 0 से आपने इक्वेशन बतानी है। ये एक्स एक्सिस नहीं लिखना, आपने इक्वेशन बतानी है। राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स, अगर आपको, अब देखो अब यहां पर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनाना है आपने, अगर आपको याद नहीं आ रहा ना, कोई मसले की बात नहीं, मैंने आपको बताया था बेटा आपने सबसे पहले दो इनिशियल मैट्रिक्स बनाने हैं, जिसमें लिखा होगा 10 एंड 01। ये वाला पॉइंट 10 और ये लिखो 01, लिख दिया। अब देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस से, तो ये 10 वाला पॉइंट तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 01 रिफ्लेक्ट होने के बाद 0 - 1 बन जाएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स निकल कर आ गया, ठीक है ना? फिगर है ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय एनलार्जमेंट सेंटर पी स्केल फैक्टर -1/2। आपने एनलार्जमेंट करनी है ए की, इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पी पॉइंट है, तो आपने हर एक वर्टेक्स से पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। यानी आपने ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 1 2 3 4 4 0। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट राइट साइड 4 है, वर्टिकल मूवमेंट 0 है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट राइट साइड बेटा 8 है, वर्टिकल मूवमेंट 0 है इस पॉइंट की। 1 2 3 4 5 6 7 8। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 1 2 3 4 है, वर्टिकल मूवमेंट 2 है। तो बेटा आप हर एक डिस्टेंस को बेटा स्केल फैक्टर -1/2 से मल्टीप्लाई करा दें, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -1/2।
तो आपके पास न्यू डिस्टेंस निकल के रह जाएंगे, मतलब है -1/2, मतलब है -1/2, मतलब है -1/2, -2 0, -4 0, -2, -1. Now we are going to plot this new distance -2 0 इसी पॉइंट ऑफ सेंटर एनलार्जमेंट से, -2 0, -1, -2 एंड देन 0, -4 0, -1, -2, -3, -4 0, -2, -1, -2, -1. तो बेटा ये आपके पास इनलार्जमेंट हो गई. दिस इज गोइंग टू बी इनलार्जमेंट ऑफ द ट्राइंगल ए ऑन टू सी. इसको सी लेवल कर देता हूं मैं. ठीक है ना. ये इनलार्जमेंट करने का तरीका है. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सीक्वेंस चैप्टर ऑन a diagram. The diagram shows a sequence of pattern. Each pattern has one more row and two more dots in each row. देखो यहाँ पर 2 रॉज हैं, 1 2, यहाँ पर 3 रॉज हैं, यहाँ पर 4 रॉज हैं, यहाँ पर 2 3 4. इसका मतलब हमें अगर पैटर्न 4 बनाना है ऑन द डायग्राम ड्रॉ पैटर्न 4, तो हमारे पास 5 रॉज होंगी. तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसमें. और डिफरेंस 2 बॉक्स का रखना है यहाँ पर, ये बात याद रखें, 2 बॉक्स का डिफरेंस रखना है. ठीक है ना. अच्छा, वन मोर रॉ है एंड 2 more डॉट्स इन ईच रॉ. यहाँ पर 3 डॉट्स थे हर रॉ में, यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. हर रॉ में 2 डॉट्स ज्यादा हैं, इसने खुद ने एक्सप्लेन करा हुआ है ना. ये हमारे पास डायग्राम बन गई आराम से. कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 4 पैटर्न इन द सीक्वेंस नंबर ऑफ रॉस. तो फोर्थ पैटर्न में नंबर ऑफ रॉस कितनी है आपने देख लिया. इसमें थी 2 3 4, इसमें हो जाएंगी 5. हमने भी 5 बनाई है. नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रॉ. तो यहां पर देखो, एक रॉ में, फर्स्ट रॉ में, ईच रॉ में, यानी फर्स्ट रॉ में 1 डॉट है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 हो गए. 5 and 7 यहां लिख दिया. टोटल नंबर ऑफ डॉट्स. तो देखो यहां पर अगर आप गौर से देखो, वैसे तो काउंट कर लो, काउंट करने में भी आसानी है. दूसरा ये देखो, अगर इस 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, इस 4 डॉट्स को 5 डॉट्स से मल्टीप्लाई करा दूं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे 4 5 20. और यहां पर भी देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर लॉजिकल बात है, 5 7 35. ऊपर भी देखोगे तो ये इसी तरह से निकालोगे. 7 डॉट 35 हो गया. हमने फिलअप कर दिया ये. फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर पी. तो देखो पी की nth टर्म निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी. एन टर्म निकालनी है पी की. यानी जिस तरह हमारे पास ये, जैसे फोर्थ डायग्राम में 5 नंबर ऑफ लॉज हैं, तो फिफ्थ पैटर्न में हमारे पास 4 नंबर, थर्ड पैटर्न में हमारे पास 4 नंबर ऑफ लॉज हैं, तो एन पैटर्न में कितनी लॉज होंगी. तो देखो मुझे वैसे पता चल रहा है, जो रॉ नंबर है ना, जो पैटर्न नंबर है, रॉ उससे एक ज्यादा है. जो पैटर्न नंबर है रॉ इससे एक ज्यादा है. जो पैटर्न नंबर है रॉ उससे एक ज्यादा है. जो पैटर्न नंबर है रॉ से एक ज्यादा है. तो एन अगर पैटर्न नंबर है तो रॉ से एक ज्यादा हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी n+1 है. फिर फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर क्यू. अब क्यू में जो एलिमेंट्स लिखे हुए ना, वो लिखे हुए 1 3 5 7. यानी मैं अगर आपको इसको और डिटेल में सना लिखूं, मैं लिखूंगा बेटा, फर्स्ट पैटर्न में ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पैटर्न है. nth पैटर्न में कितने होंगे. तो बेटा ये लीनियर सीक्वेंस बन रही है. लीनियर सीक्वेंस में n टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1d. a की वैल्यू बेटा ये लिखूंगा मैं 1, और d की वैल्यू 3 - 1 2 हो गई.
तो देखो n पैटर्न फॉर q आ गया हमारे पास 2n-1, ये आ गया n+1। अब टोटल नंबर ऑफ डॉट्स की अगर वो n टर्म पूछ रहा है, देखो पार्ट 4 में, इन टर्म्स ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स की, तो बेटा आपने टोटल नंबर डॉट्स इनको मल्टीप्लाई करके निकाला था ना। 2 1 2, 3 3 9, 4 5 20, 7 5 35। तो बेटा इनकी n टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यानी आप लिख सकते हैं n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर दें या इसी तरह लिख दें, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटने आपके, सही ना। या तो इस तरह लिख दें या तो सिंप्लीफाई करके लिख दें, मल्टीप्लाई करके लिख दें। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट ये है कि आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दैट्स फाइन। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना था, क्योंकि टोटल डॉट्स हमारे पास आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले देखो, द डायग्राम शोज द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस एबीसी वर्टिसेस, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बीसी इज। देखो बीसी की क्वेश्चन दे दी इन्होंने, ठीक है ना। द रीजन इनसाइड triangle ABC is defined by three inequalities. One of these is 2x plus 3y is less than 32. बेटा अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा हुआ हो और इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो लेस देन का मतलब होता है इसके नीचे। और बिल्कुल सही कह रहा है, कह रहा है इसके नीचे शेडिंग हुई हुई है, इस लाइन के नीचे शेडिंग हुई हुई है। हमने देख लिया ना, इसके नीचे शेडिंग हुई हुई है, बिल्कुल सही है। राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। तो मैंने बोला ये लाइन है ए बी, ए बी के ऊपर शेड हुआ है, ए बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसे पता चला सर? इसके वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की क्वेश्चन होती है y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और y की वैल्यू कितनी है? 2 है यहां पर। तो इधर थ्रू आउट क्योंकि y की वैल्यू 2 है, इसलिए इस लाइन की क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2। इसके ऊपर शेडिंग हुई हुई है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर y लिखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे y इज ग्रेटर देन 2 लिख देंगे। ग्रेटर देन का मतलब है इसके अपवर्ड शेडिंग हुई हुई है। मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लिख रहा, क्योंकि उसने इनसाइड की बात की है, इनसाइड वर्ड हाईलाइट करा हुआ है। इनसाइड का मतलब है ऊपर शेडिंग है, ऑन द लाइन इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऑन द लाइन इंटरेस्टेड होता ना तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखता मैं, लेकिन क्योंकि उसने इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन लिखूंगा। ग्रेटर देन का मतलब है मैं सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्टेड हूं, बस मैं सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्टेड हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर y लिखा हुआ हो, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, मैं लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर y लिखा हुआ हो और इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो ग्रेटर देन का मतलब है अपवर्ड शेडिंग, और इसका मतलब है डाउनवर्ड शेडिंग। तो देखो मैंने इसके ऊपर शेडिंग हुई थी, इसलिए मैंने y ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ था। अब बीसी लाइन की बात करते हैं। अब बीसी लाइन की तो इक्वेशन नहीं पता मुझे। अच्छा बीसी लाइन की तो इक्वेशन पता थी, माय मिस्टेक, ये बीसी लाइन की इक्वेशन है, तो इसकी डाउनवर्ड शेडिंग हुई हुई है, मैंने देख लिया, माय मिस्टेक। तो ये बीसी लाइन की इक्वेशन है, मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूं। इसकी डाउनवर्ड शेडिंग हुई हुई है, लेसन लिखा हुआ है ना देखो, तो इसकी डाउनवर्ड शेडिंग हुई हुई है। अब मुझे निकालनी है बेटा इस लाइन की क्वेश्चन, एसी की क्वेश्चन निकालनी है, मुझे एसी की क्वेश्चन निकालनी है। तो एसी की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? बेटा पहले दो पॉइंट्स गिवन है, पहले इनसे ग्रेडियंट निकालेंगे, एसी की क्वेश्चन आ जाएगी। ग्रेडियंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? y2 - 7/x - 6। 6/3, इसका ग्रेडियंट 2 आ गया, y = mx + c हो गया। y = mx + c में मैंने m की जगह 2 रख दिया। अब c चाहिए, तो बेटा इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट x और y की जगह पुट कर लें। y की जगह 2, x या 1, तो बेटा ये c की वैल्यू 0 आ रही है यहां से, तो y = 2x हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई।
अब देखो ये लाइन की क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x। अब इस देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है y का, इसके नीचे शेडिंग हुई है ऊपर, सर इसके नीचे शेडिंग हुई है, तो हम लिखेंगे y इज लेस देन 2x। ठीक है ना, तो दो इनइक्वालिटीज आ गई हमारे पास, कि जो शो कर रही है कि किस तरह हमारे पास शेडिंग रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। द पॉइंट के, इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं। द पॉइंट के कॉमा 7 लाई वेयर के इज इंटीजर लाइज इनसाइड ट्रायंगल एबीसी, फाइंड अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। देखो ये पॉइंट जो है ना, के कॉमा 7, इसमें y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 का मतलब है, देखो यहां पर y की वैल्यू 8 है, क्योंकि ये पॉइंट 4 8 है, तो 7 यहां पर कहीं होगा, यहां पर ये 2 है, यहां पर y की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूं ना, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मसला कुछ ये है कि आपका ये जो पॉइंट है ना, के कॉमा 7, ये यहां पर कहीं इस लाइन पे कहीं लाई करता है, इस लाइन में थ्रू आउट वाई की वैल्यू 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर, लेकिन इनसाइड दी ट्राइंगल, अगर हम बात करें इनसाइड दी ट्राइंगल की, तो इधर कितने पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, जिसमें वाई की वैल्यू 7 होगी और के की वैल्यू कुछ ना कुछ होंगी। इधर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो हमें ही जानना है। तो देखो बेटा, आपके पास असल बात यह है कि मैंने यहां पर ये लाइन की क्वेश्चन मैंने निकाली हुई है y इक्वल टू 2x। हमें यहां पर पता है इस लाइन पर ये y की वैल्यू 7 होगी, यहां पर मैंने y की वैल्यू 7 रखी, यहां पर आई गॉट 7/2 हेयर विच इज 3.5। यानी ये पॉइंट, दिस पॉइंट ओवर हेयर इज 3.5 7। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर, इस लाइन पर लाई करता है। मैंने इस लाइन की क्वेश्चन को फोकस करा, इधर y की वैल्यू 7 है, 2x प्लस 3 7 21, y के लिए 7 रखी, 27, 22 माइनस 27, 21, 32 माइनस 21 इज बेसिकली 11, ये 5.5 आ गया। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो बेटा ये पॉइंट है 5.5 7। ठीक है ना, इस लाइन की क्वेश्चन पर मैंने y के लिए 7 रखी, तो बेटा ये पॉइंट आ गया। इस लाइन की क्वेश्चन में मैंने y के लिए 7 रखी, तो बेटा ये वाला पॉइंट आ गया 5.5 7। तो इसके दरमियान कितनी x की वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि इंटीजर होंगी, 3.5 और 5.5 के दरमियान। सर दो वैल्यूज हैं 4 और 5, तो इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर दो पॉइंट्स हैं विच इज 4.4 7 और एक है 5 7। तो बेटा आपके पास k की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड k की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सर्कल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन। दे आर सेइंग इन डायग्राम ए बी सी डी एंड ई लाइज ऑन द सर्कल। सारे पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस अप्लाई करते हैं। ये दे दिया 48, दिस वन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देयर आर थ्री अननोन्स x एंड y एंड z। तो देखो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि आपके पास ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये दोनों रेडियस है तो बेटा ये दोनों एंगल x बनेंगे। तो अगर आपने x निकालना है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 में से 48 माइनस करा दो, तो ये बच जाएगा 2x। यानी अगर मैं इसको चलो डिटेल में लिख देता हूं, x प्लस 48 180। तो 180 माइनस 48 कितना हो जाएगा, देखो 32, सॉरी इट इज 132। तो x की वैल्यू, तो ये बेटा आपके पास होगा 6, 2 6 12 एंड 2 6। फाइंड y।
y is over here. अब देखो यहां पर y निकालने के लिए we are going to use angle at center is twice the angle at circumference property. These are the two radius. ये दोनों रेडियस बेटा पीछे जाकर देखो सर्कमफेरेंस में मीट कर रहे हैं. तो अगर ये हमारे पास 54 और y के दरमियान देखो रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा? 54 का डबल 2 times 54 is going to be y. So 2 times 54 is going to be 108. 108. Then find the value of z. देखो बेटा ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है. दिस होल इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल. You want to find out the z value? तो 180 minus 54 is the value of z, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री होते हैं. तो 180 minus 54, it is going to be 126. ठीक है. Okay, so this one is the question number 23. In the diagram, the circle with center O and Q touches at point P, where OPQ is a straight line. This is a straight line. The line ORT intersects with a smaller circle at R. This one is an intersection and is tangent to the larger circle at T. यहां पर टेंजेंट बना रहा है. जैसे समझ टेंजेंट बना रहा है तो QT रेडियस है, यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा. टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, मुझे पहले से पता चल गया था. OR is 4 and RT is 6. Already mentioned. OR is 4, RT is 6. The radius of the larger circle is x सेंटीमीटर. कह रहा है ये x सेंटीमीटर है. अच्छा अगर ये x है ना तो बेटा ये भी x होगा. देखो ये PQ भी x होगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. कह रहा है x निकाल के दिखा दो. देखो अगर ये x है तो ये भी x. अगर ये 4 है तो बेटा ये भी 4 होगा. अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? दिस वन इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूज. बाकी साइड लेग्स खिलाएंगी. तो हाइपोटेन्यूज इज OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर. तो OQ क्या है? 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 कह दो. ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 प्लस एक्स. ये 4 है और ये x है. 4 प्लस एक्स लिखो, x प्लस 4 लिखो. बात देखिए QT ऑलरेडी हमें पता है x है. OT हमें ऑलरेडी पता है 4 प्लस 6 है, 10 हो गया. बस x की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लें बाप. इधर आपने ब्रैकेट ओपन करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8x प्लस 2 मतलब x मतलब 4 is 8x. 4 का स्क्वायर 16 हो गया. ये x स्क्वायर हो गया, ये 100 हो गया. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, मजबूरन कैंसिल करना पड़ा. तो 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 16 हो जाएगा. ठीक है ना. एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन तो आपके पास 100 माइनस 16 इज गोइंग टू बी 984. तो 84 डिवाइड बाय 8 कर दे तो 4 2 4 1 8. 21 डिवाइड बाय 2 10.5 होता है. तो एक्स वैल्यू 10.5 हो रही है. तो हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10.5 आ गई. नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. तो देखो ए स्क्वायर किस तरह निकालते हैं हम लोग कि ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करा दें, इट विल गिव यू ए स्क्वायर. तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 माइनस 3 1 माइनस 2. देखो 2 माइनस 3 1 माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करा दें.
तो बेटा आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, पहले तो ये देख लें पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस बराबर हैं, यहाँ पर तो बराबर हैं। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, इस पूरी रॉ को इस कॉलम से मिला कराएंगे। किस तरह, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। 2 to the 4, 1 मिला -3, -3। अब रॉ वही है, कॉलम चेंज। तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। 2 1 2, 2 1 मिला -2, -2 हो गया। अब रीसेट कर लें, अब वापस से आप दूसरी रॉ पर आ जाए और वापस से पहले कॉलम पर आ जाए। अब दूसरे कॉलम पर आए, दूसरी रॉ पर आए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप रॉ चेंज कर लेंगे। अब पहला एलिमेंट पहले से, -3 मिला 2, -6, -2 मिला -3, +6। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा दे, कॉलम चेंज तो स्पेस दे दें। -3 मिला 1, -3, -2 मिला -2, +4। तो अब देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करूंगा, 4 - 3 is 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। ये हमारे पास a² का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी थोड़ा सा आपको सोचना होगा यहां पर कि द मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, फाइंड एक्स। देखो ये एक्स एक मैट्रिक्स है। देखो दो तरीके होते हैं, अगर आपके पास कोई अननोन मैट्रिक्स हो और बाकी एक इक्वेशन बनी हुई हो, तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, सी के बराबर है, लेट्स से। तो अगर आपको ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, बी पता है आपको, तो बेटा आप इस बी को ना यहां पर सी इंटू बी इनवर्स कर दोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये होता है, अगर अगर आपको मिसाल के तौर पर बी मैट्रिक्स मालूम करना है, ए पता है आपको, तो बेटा आप ए को फिर सी से पहले, क्योंकि यहां पर बी से पहले ए है ना, तो यहां से सी से पहले आप ए इनवर्स रखोगे और बी के निकाल लोगे। दूसरी बात ये कर दी मैंने आपसे। तो अब आप मुझे बताओ, ये एक्स मैट्रिक्स के बाद लिखा हुआ ना मैट्रिक्स, तो बेटा मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा और इसको 0 2 के राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करा दूंगा। यानी इसको मैं कुछ यूं लिखता हूं, 0 2, और फिर इस पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स, ये 2 -3 1 -2, इसका इनवर्स इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसका इनवर्स, लेकिन राइट साइड पे करवाऊंगा, क्योंकि बेटा ये एक्स के राइट साइड पे लिखा हुआ था, तो ये इसका इनवर्स भी राइट साइड पर आएगा। ये बात जरूर लिख लीजिएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है, तो बेटा पहले इसका एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, -2 हो जाएगा, पोजीशन चेंज करी, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -1 +3 हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 2 को मतलब -2 कर लेंगे, दैट इज -4, माइनस साइन, फिर 1 को मतलब -3 कर लेंगे, दैट इज -3। So at the end, -4 + 3, your determinant is going to be -1। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करा देंगे। एडजॉइंट था, इसका डिटरमिनेंट -1 है, मैं से डिवाइड करवाऊंगा, तो बेटा आई विल गेट दी आंसर 0 2, और डिवाइड कराने पर बेटा -2 डिवाइड बाय -1 कितना हो गया, +2, माइनस डिवाइड बाय -1 इज +1, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा ताकि एक्स मैट्रिक्स आ जाए। तो क्या पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर है? यस, दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस होल रॉ विद दिस कॉलम। 0 multiplied by 2 is 0, 2 multiplied by -3 is -6. I'm going to change the column now. 0 multiplied by 1 is 0, 2 multiplied by -2 is -4. So my X matrix, after simplification, I'll get -6, -4.
मेरे पास x मैट्रिक्स निकल कर आ गया -6 -4. ऑलराइट, so this was your last question of this paper.